Students, today we will begin with our new chapter, A Truly Beautiful Mind. So, before we read, who do you think of when you hear the word genius? क्या आता है आपके दिमाग में जब आप वर्ड सुनते हैं कि यस वो पर्सन तो जीनियस है? होता कौन है जीनियस? क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसकी जो उसे जीनियस बनाती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, electrodynamics of moving bodies, and energy. अब हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 1905 के समर्स में 26 साल के बॉय का या मैन का के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश हुए थे। लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में और एनर्जी के बारे में। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। साइंटिफिक जर्नल्स में भी का कुछ पेजेस उसके वर्क ने कवर किए, बट चेंज्ड forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. ये पेपर्स कुछ ही स्पेस में ही या कुछ ही जर्नल्स में छपे, पर इन्होंने हमेशा के लिए हमारी समझ को स्पेस, टाइम और पूरे कॉस्मोस को समझने के लिए चेंज कर दिया, और आइंस्टाइन जीनियस के लिए सिनोनिम हो गए, यानी जीनियस के लिए दूसरा वर्ड आइंस्टाइन बन गए। सो एक्चुअली ये जो चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीनियस के बारे में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Albert Einstein, like any other normal baby, was born on 14th March 1879 in the German city, means he was a German citizen, and no, like any normal baby, he had no other signs for the greatness कि पता चल जाए पहले से कि yes ये तो genius है. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Freak means जो unusual सा हो, कुछ जिसके बारे में कुछ अजीब सी बात हो, तो बल्कि एल्बर्ट की मदर को तो लगता था कि ये कुछ अनयूजुअल सा बच्चा है क्योंकि उनका हेड जो था वो बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 साल के हो गए थे पर ही वॉज नॉट टॉकिंग। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब बोलना सीखा तो हर बात को रिपीट करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो वट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन जानते नहीं, समझ नहीं पाते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। मीन्स वो बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे और बच्चे भी उनको खास पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ब्रदर जो बच्चे थे, प्लेमेट्स थे उनके, वो आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो छोटा बच्चा अपने आप ही खेलता था। मच ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम वो अपने आप अकेला खेलना पसंद करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एज हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सैड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज से, यानी जो मूवमेंट में रहे टॉयज, वैसे टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। जब उनकी सिस्टर पैदा हुई जिसका नाम माजा था, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूछा था कि वो तो ठीक है पर इसके पहिए कहाँ हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। एक बार उनके हेडमास्टर ने उनके फादर से कहा था कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चुने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life.
आइंस्टाइन ने 6 साल की एज में ही वायलिन सीखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ऐसा उनकी मदर चाहती थी। और वो लेटर एक काफ़ी अच्छे वायलिनिस्ट, एमेच्योर मीन्स जो अपने प्रोफेशन के तौर पे नहीं बल्कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए जिस स्किल को प्रैक्टिस करता है उसके लिए ये वर्ड एमेच्योर यूज़ किया जाता है। तो एमेच्योर वायलिनिस्ट बने और इस स्किल को उन्होंने अपने थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन किया। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. But Albert Einstein एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए जब आइंस्टाइन की पूरी फैमिली म्यूनिक मूव कर चुकी थी। ही वॉज 15 months ओल्ड। जर्मनी अल्म में उनका बर्थ हुआ था और जब ये 15 months ओल्ड थे तो इनकी फैमिली म्यूनिक में शिफ्ट हो गई थी और वहीं पे इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग की और ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में ये अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर। उनको जो स्कूल का डिसिप्लिन था ना वो बिल्कुल पसंद नहीं था और इसलिए उनके टीचर्स के साथ अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे। At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. 15 साल की उम्र में तो वो इतने परेशान हो गए, सब उन्हें घुटन होने लगी स्कूल के डिसिप्लिन से कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. उससे 1 साल पहले एल्बर्ट के पेरेंट्स जो हैं वो मिलान चले गए थे और तब तक एल्बर्ट उस साल अपने रिलेटिव्स के साथ रहे थे। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन को फाइनली स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने की परमिशन मिल गई। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. तो आइंस्टाइन के फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ्स और फिजिक्स थे और अपनी स्कूलिंग के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का डिसीजन लिया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैच। बस सिर्फ एक साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस यंग मैन को बहुत अट्रैक्ट करती थी, कुछ और भी था। He also felt a special interest in a fellow student. उनको अपने साथी फेलो स्टूडेंट में भी खास इंटरेस्ट था, मिलेवा मारिक, whom he found to be a clever creature. उस फेलो स्टूडेंट का नाम मिलेवा मारिक था जिसे आइंस्टाइन को लगता था कि हाँ ये बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है, यानी बहुत इंटेलिजेंट है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. सर्बिया से बिलोंग करती थी मिलेवा मैरिक और स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी यहाँ पढ़ने के लिए क्योंकि उस टाइम पे ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ही ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से थी जो वुमेंस को डिग्री लेने की परमिशन देती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds. तो आइंस्टाइन को उसमें एक ऐसा दोस्त नज़र आता था जो फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट था। फिलिस्टीन्स यूज्ड डिसअप्रूवलिंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, यानी इस तरह के लोग जो सिर्फ किताबी कीड़े हों, जिसको बाकी दुनिया से या आर्ट से, म्यूज़िक से इंटरेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो फिलिस्टीन्स, और इसलिए इन दोनों बाकी पीपल से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उनसे काफ़ी ऑड थे। द कपल फेल इन लव एंड फाइनली दोनों क्योंकि सिमिलर नेचर के थे या इंटरेस्ट दोनों के सेम थे तो दोनों को प्यार हो गया। एंड लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। वो लेटर्स आज भी मिलते हैं जिसमें इनके लव को एक्सप्रेस इन्होंने किया था। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, और ऐसे लव लेटर जिसमें साइंस को यूज़ किया गया है एक्सप्रेस करने के लिए अपने इमोशंस को। आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी
when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. कि हम दोनों कितना हैप्पी और प्राउड फील करेंगे जब दोनों मिलकर रिलेटिविटी पर अपने किए गए वर्क को एक जीत दिलाएंगे, विक्टोरियस कंक्लूजन तक लेके जाएंगे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएशन कर चुके थे और अनएम्प्लॉयड थे. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. पेटेंट यानी कि ऐसे रिसर्च पेपर्स जहाँ पे हम कुछ इन्वेंट करने या नई रिसर्च कर रहे हो, वो पेटेंट ऑफिस होता है. तो उन्होंने पहले एज अ टीचिंग जॉब शुरू करी, प्राइवेट ट्यूशन्स ली, और फाइनली 2 साल के बाद उनको एक पेटेंट ऑफिस बर्न में टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ पे उनका काम ये था कि वो दूसरे लोगों की इन्वेंशन को एसेस करें, जज करें. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. आइंस्टाइन कुछ अपना ही रिसर्च या इन्वेंशन करने में लगे हुए थे. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. वो अब पेटेंट ऑफिस बर्न में अपने जो डेस्क ड्रॉर था उसमें इन्होंने, क्योंकि अपने इन्वेंशन पेपर्स रखते थे, रिसर्च पेपर्स रखते थे, इसलिए वो उसको मजाक में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी कहते थे. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 3 साल बाद ही 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे अपने कुछ पेपर्स प्रोड्यूस किए, अकॉर्डिंग टू विच time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this, the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy, E is equal to mc square, was derived. आइंस्टाइन के इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि टाइम और डिस्टेंस हैं वो जो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी दोनों का कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं हो सकता. इवन जो परफेक्टली 2 घड़ियां कभी भी एक साथ सही को सेम टाइम नहीं दिखा सकती अगर वो सेम जर्नी कर रही हैं. मतलब कभी ना कभी एक बार एक मोमेंट ऐसा आएगा कि दोनों का टाइम डिफरेंट होगा. ये जो है ज़्यादा डिटेल की साइंस हमें इस टाइम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. मीन्स इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जिसके अकॉर्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, और इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है. इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. और बहुत ही ईजी वे में देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया कि रिलेटिविटी क्या है. व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours. दैट्स रिलेटिविटी. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन फिज़िक्स की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे, उनकी लाइफ फेल होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. अपनी पढ़ाई ख़त्म होते ही एल्बर्ट ने मिलेवा से शादी करना चाहा, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. शी थॉट मिलेवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. क्योंकि उनकी मदर को लगता था कि मिलेवा क्योंकि एल्बर्ट से 3 साल बड़ी हैं तो उसके लिए काफ़ी बड़ी हैं, इतनी बड़ी लड़की से एल्बर्ट की शादी नहीं होनी चाहिए. एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस. और दूसरी प्रॉब्लम उनको मिलेवास की इंटेलिजेंस से थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड.
क्योंकि वो जान रही थी कि दोनों ही अपने सिर्फ प्रोफेशन डीलिंग में या अपने करियर में इन्वॉल्व रहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। इसलिए उनकी मदर इस शादी के अगेंस्ट थी। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। इसलिए आइंस्टाइन ने कुछ टाइम के लिए अपने शादी का ख्याल साइड में रख दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। पर इन्होंने 1903 में शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स। इनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्ट। पर ये मैरिज जो कमज़ोर पड़ गई कुछ सालों बाद ही। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। इस बीच फाइनली बच्चों और फैमिली की जिम्मेदारी संभालते संभालते मिलेवा अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन लूज कर रही थी और इसलिए अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर भरता जा रहा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। तो फाइनली मिलेवा और आइंस्टाइन का 1919 में डिवोर्स हो गया एंड आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. आइंस्टाइन के पर्सनल चैप्टर्स के साथ साथ उनका करियर का ग्राफ भी ऊपर जा रहा था। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिससे ग्रेविटी के बारे में न्यू इंटरप्रिटेशंस की गई। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और 1919 में जब सन एक्लिप्स हुआ उस एक पर्टिकुलर सन एक्लिप्स से पता चला कि इनकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन ने बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट किया था पहले से ही, उस एक्लिप्स के पहले से ही, कि कुछ पर्टिकुलर स्टार्स से उनके सन्स की ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू कितनी लाइट डिफ्लेक्ट होगी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने उनके इस वर्क को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. तो उन पे तो जैसे कि अब काफ़ी ऑनर्स की बारिश ही हो गई और प्रेस से जगह जगह से उनके इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आने लग गए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टाइन यूएस में शिफ्ट हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी के साथ अमेरिकन फिजिसिस्ट में तो जैसे कि एक वो मतलब काफ़ी अपसेट हो गए थे। न्यूक्लियर फ्यूजन जो बर्लिन में डिस्कवरी हुई थी, many of them had fled from fascism just as Einstein had. तो उस फासिज्म से बचने के लिए काफ़ी सारे लोग इसी तरीके से भाग गए थे जैसे कि आइंस्टाइन। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। न्यूक्लियर फ्यूजन की इस डिस्कवरी की वजह से ये जर्मन्स डरे हुए थे, ये इमिग्रेटेड जर्मन्स डरे हुए थे कि अब नाजीज जो हैं एटॉमिक बम बना सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned. तो एक कलीग की रिक्वेस्ट करने पे आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 1939 में एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने वार्न किया। 2 अगस्त 1939 को कोई वार्निंग लेटर लिखा था। सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory.
कि इस तरीके का एक बम अगर एक्सप्लोड किया जाए किसी भी पोर्ट पे, किसी बंदरगाह पे, तो ना ही सिर्फ अपने उस पोर्ट को बल्कि आसपास की टेरिटरी को भी, जो बाउंड्रीज के साथ लगते हुए पोर्ट्स या प्लेसेस होंगे, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। ऐसा नहीं कि उनके वर्ड्स का असर नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिका ने अपना खुद का एटॉमिक बम डेवलप किया and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और हिरोशिमा और जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 को उन्होंने ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिए। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन को इससे गहरा आघात लगा। This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. इस टाइम उन्होंने जो लेटर है वो यूनाइटेड नेशंस को लिखा और उन्होंने प्रपोज किया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट के लेटर की तरह इस बार इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। पर अगले दशक तक आते आते आइंस्टाइन अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब आर्म्स बिल्डअप को कंट्रोल करने के लिए या उस पर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी शुरू की और अपनी इस पॉपुलैरिटी को वर्ल्ड में पीस एंड डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो आइंस्टाइन की डेथ के बाद 1955 में 76 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी इस डेथ को सेलिब्रेट किया गया एज अ विजनरी, क्योंकि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते थे थ्रू हिज इंटेलिजेंस, और उनको वर्ल्ड सिटीज़न कहा गया। साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ वर्ल्ड सिटीज़न भी कहा गया।